जीएसटी एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 में जो टेबल नंबर 6 होती है वो आईटीसी से संबंधित होती है। तो टेबल नंबर 6 पे क्लिक करेंगे। ए के अंदर जो है डेटा आता है जीएसटीआर 3B से। हमारे जो हमने जो समरी आती है 3B की, तो 3B से हमारा डेटा आता है। जितनी भी हमने 3B फाइल की हैं उसके टेबल 4A से आता है, यानी आईटीसी हमारा पूरा आईटीसी आता है 3B से यहाँ पे, और ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है। इसको हम एडिट नहीं कर सकते। अब इसका हमने बाइफरकेशन देना पड़ता है। बाइफरकेशन यानी अब कॉलम बी में हम वो वैल्यू डालेंगे जिसका हमने आईटीसी क्लेम किया है। तो वो वैल्यू हमारी क्या थी? इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूडेड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसीजेड। यानी हमने इसमें नॉर्मल जो हम लिया है उसकी हमने जो है इसमें एंट्री करनी है। तो इनपुट्स का मतलब है जो आईटीसी हमने अपने बिजनेस वाले गुड्स जिनके हम ट्रेडिंग करते हैं उस पर ली है, वो आईटीसी हमने यहाँ पे नोट लिखनी है। और कैपिटल गुड्स का मतलब जो हमने कैपिटल गुड्स परचेज किया है उस पर जितनी आईटीसी हमें मिली है उसको यहाँ पे नोट करना है। और इनपुट सर्विसेज यानी जो हमने सर्विस ली है, इनपुट ली है सर्विस में, यदि हमने सर्विस में लिए तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। इनको हमने बाइफरकेट करके लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अब हमारे केस में क्या है, ना तो कैपिटल गुड्स था ना इनपुट सर्विस थी, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ये आईजीएसटी से संबंधित है, ये सीजीएसटी से संबंधित कॉलम है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो है आईटीसी का बाइफरकेशन देना है कि हमारा इनपुट्स था या कैपिटल गुड्स का इनपुट था या इनपुट सर्विस का इनपुट था। अब कॉलम सी के अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे, जो डेटा हम इनपुट करेंगे, अब कॉलम सी के अंदर क्या आएगा? इनपुट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। यानी जो सप्लाई हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली और जिस पे हमने रिवर्स चार्ज पे किया है, तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे इस कॉलम के ये वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। अगर कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स में लिखेंगे, इनपुट है तो इनपुट में लिखेंगे, और सर्विस परचेज की हमने तो सर्विस में लिखेंगे। वो वैल्यू यहाँ पे आएंगी जो हमने बी में क्लेम नहीं की। अब डी कॉलम के अंदर क्या आएगा? डी कॉलम के अंदर आएगा इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। यानी ये हमारा सी में क्या था? अनरजिस्टर्ड पर्सन से था, और डी में रजिस्टर्ड पर्सन से जो हमने जो है सप्लाई ली है लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसमें भी हमने ही रिवर्स चार्ज पे किया होगा, तो जितना हमने चार्ज पे किया उसको यहाँ पे लिखना है। अब कॉलम ई के अंदर हम लिखेंगे इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी जो हमने इंपोर्ट्स किया उसकी इनपुट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अगर कैपिटल गुड्स किया तो कैपिटल की यहाँ पे लिखेंगे। इसमें इंक्लूडिंग सप्लाइड फ्रॉम एसीजेड, यानी जो हमने एसीजेड से भी लिया वो दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब इसके अंदर है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी जो हमने सर्विस इंपोर्ट की है उसकी हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। उस पर जो आईटीसी वैल्यू नहीं, मतलब जो हमने आईटीसी उस पर क्लेम किया है वो हम यहाँ पे डालेंगे। अब जी कॉलम के अंदर क्या आएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी हमने जो रिसीव किया है आईएसडी से। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से हमने जो आईटीसी क्लेम किया तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। सीजीएसटी हम आईजीएसटी को यहाँ पे लिखेंगे, सीजीएसटी को यहाँ पे लिखेंगे, एसजीएसटी को यहाँ पे लिखेंगे, और सेस अगर कोई होगा तो कॉलम वाइज लिखेंगे हम। अब कॉलम है एच। अब एच कॉलम के अंदर लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम, यानी अगर हमने किसी कारण से अपना आईटीसी रिवर्स किया है
अब उसको हम रिक्लेम कर, फिर उसके बाद हमने उसको रिक्लेम भी किया है, तो वो रिक्लेम वाली वैल्यू को हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो आईटीसी हमारा आएगा आईजीएसटी से, ये यहाँ पे लिखेंगे और इन सारे कॉलम्स के अंदर वो वैल्यू लिखेंगे जो कॉलम संबंधित कॉलम है, जैसे ये है सीजीएसटी एसजीएसटी। अब इनका टोटल आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। अब के वाला है, अगर ट्रांस वन की कोई हमने जो है आईटीसी क्लेम की है तो यहाँ पे नोट करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी ट्रांस सेकंड का जो अगर हमने ट्रांस टू का आईटीसी हमने क्लेम किया तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। अब यदि कोई और आईटीसी है जो ऊपर हमने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कॉलम नहीं थे जो, तो उसको हम यहाँ पे इस वाले कॉलम में एम वाले कॉलम में लिखेंगे, बाकी इनका टोटल आ जाएगा और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये कंडीशन को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सपोज हमारा जो आईटीसी था हमारा 3B में इतना है और हमारे इस साल का आईटीसी इतना है, और 2000 रुपये हमारा आईटीसी जो था वो हमने क्लेम किया इस साल, लेकिन वो पिछले साल का था। अब उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, अगर इसको हम उसको हैंडल करेंगे हम, अब यदि हम इसी साल का आईटीसी अपना यहाँ पे क्लेम करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा -2000 का, यानी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, हमको जो है नोटिस भी आ सकता है इसके लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पिछले साल और इस साल का दोनों का हम यहाँ पे आईटीसी क्लेम करेंगे, क्योंकि हमने जो है इस वाली वैल्यू का, इस आईटीसी का बाइफरकेशन देना है यहाँ पे। अब यदि हम कम क्लेम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम में ला सकता है, इसलिए हम जो है इसमें पूरी वैल्यू को अपना आईटीसी हमारा क्लेम करेंगे। तो अब हमारा कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन है कि हमने हमारा जो आईटीसी है 21-22 का, अब 22-23 में हमें मिला है, उसको हम कहाँ क्लेम करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इस वाली वैल्यू का बाइफरकेशन देना है, उसको हम जो है टेबल नंबर 8 के अंदर क्लेम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को सेव कर लेंगे और बैक टू GSTR 9 पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 8 पे क्लिक करेंगे। अब टेबल नंबर 8 में जो है कॉलम ए के अंदर आईटीसी कहां से आता है, डेटा हमारी GSTR 2A से आता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये लॉक्ड होता है। और दूसरा डेटा हमने जो है, और 8B के अंदर जो डेटा आता है 6B से, 6B से कौन सा डेटा है, जो भी हमने 6B के अंदर अपना डेटा एंट्री किया था। अब सी कॉलम के अंदर क्या आएगा, आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाइड अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाइड लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी हमारी जो नॉर्मल आईटीसी हमने क्लेम किया, जो हमने पिछले साल क्लेम नहीं कर पाए, लेकिन अप टू स्पेसिफाइड दिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, यानी स्पेसिफाइड पीरियड क्या है, नवंबर की रिटर्न से पहले हमने जो है, या नवंबर की रिटर्न में हमने उसको क्लेम किया हो, तो उस वैल्यूज को हम यहां पे अपनी आईटीसी क्लेम कर लेंगे। सपोज हमने 1000 का क्लेम कर लिया,
अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि आपके सप्लायर ने यदि अपनी रिटर्न यानी नवंबर तक की रिटर्न में इस सप्लाई को दिखा दिया हो जो पिछले साल से संबंधित थी, तो आप इसको क्लेम करना। इसके लिए आपको जो है अपना GSTR 2A में चेक करना पड़ेगा कि वो बिल आपके आए हैं या नहीं आए हैं, अदरवाइज आप इसको क्लेम नहीं करना। यानी अगर आपका सप्लायर नवंबर के बाद यानी नवंबर की रिटर्न फाइल होने के बाद कोई अमेंडमेंट करेगा या इस वैल्यूज को शो करेगा, तो आपको ये ITC नहीं मिलेगा। अब इस कंडीशन में क्या था, हमारे पास ITC ज़्यादा उपलब्ध है लेकिन हमने जो है क्लेम कम किया है। 562 का हमारे पास ITC उपलब्ध है लेकिन हमने 543 का किया, तो हमारे पे एक डिफरेंस बैलेंस यहाँ पे बच गया। अब इस डिफरेंस का क्या करेंगे, हमने इस कंडीशन में क्या किया, ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, यानी हमने जो है 18,722 रुपए का ITC को लैप्स कर दिया। अब यदि जो है इन एलिजिबल ITC है तो आप जो है यहाँ पे वैल्यूज को लिख सकते हैं। इन एलिजिबल पे सपोज 1000 का इन एलिजिबल ITC है तो हमने 1000 लिख दिया, तो 1000 हमारा क्या है, लैप्स हो गया। लेकिन यदि हम इसको लैप्स नहीं करना चाहते, अब इस केस में हमने ITC को लैप्स किया। लैप्स इसलिए किया कि ये ITC हमारी जो है कैपिटल गुड्स से संबंधित थी और कैपिटल गुड्स के जो है पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो हमने इसको जो है लैप्स करने में ही अपना बेनिफिट समझा। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि भाई हमारी ITC लैप्स होने लायक नहीं है, तो आप उसको लैप्स मत कीजिए। अब यदि आप लैप्स कर देंगे तो आप खुद ही उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इतनी ITC आप लैप्स कर दें। अब हमने ये ITC यहाँ पे क्लेम नहीं की थी और हमने जो फ्यूचर में इस केस में हमने इसमें ये ITC क्लेम नहीं करनी, तो इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इसको लैप्स कर दिया हमने इसे। अब यदि हम इसे लैप्स भी नहीं करेंगे तो इसने लैप्स ही हो जाना है। कारण क्या है, हमने स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर इसको क्लेम नहीं किया। लेकिन क्या है, तो मेरी राय यह है कि अगर आपका नॉर्मल ITC है और आप इसको लैप्स नहीं कराना चाहते, हालांकि ये लैप्स हो जाएगी, फिर भी आप इसके लैप्स वाले कॉलम्स के अंदर नॉट अवेलेबल के अंदर मत डालिए। लैप्स होना को तो हो जाएगी, हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए और एक चांस मिल जाए क्लेम करने का, तो इसको लैप्स वाले कॉलम पे मत डालिए। लैप्स वाले कॉलम पे तभी डालिए जब आपको कन्फर्मली हो यार लैप्स ही करना है। अब चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और यदि ये वैल्यूज आपकी डी वाले कॉलम में निगेटिव में आती है यानी माइनस आता है, कोई भी माइनस वाली वैल्यू आती है, तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो उसका पेमेंट आपको DRC 03 के थ्रू करना पड़ेगा और उसमें इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कब से कब तक का कैलकुलेट करेंगे आप, जिस समय का यह ITC है, जिस पीरियड का, और जिस डेट तक आप DRC 03 को फाइल करेंगे, उतना आपको इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। इसको सेव कर लीजिए और बैक टू डैशबोर्ड आ जाइए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।